तो उनकी स्थिति क्या है, वो मौसमी मुखर्जी जी हैं, कोलकाता से 60 साल की उम्र है उनकी। और उन्होंने क्या किया है कि उनको, उनके पिताजी अब नहीं हैं, लेकिन जब थे उन्होंने जितने पैसे दिए थे इनको, और साथ में इनके पास जो अपने बैंक के पैसे थे, सारा का सारा उन्होंने शेयर बाज़ार में लगा रखा है। और लगभग 60 लाख रुपए के आसपास की उनकी पूँजी है, जो उन्होंने शेयर बाज़ार में इस तरह से डाल दी है। उनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा वो अ, चवन्नी की अठन्नी बनाने वाली नहीं है। वो उन्हें अपने इस उम्र के पड़ाव पे 15 से 20% उनको अपने निवेश पे पैसा मिलता रहे, जिससे उनकी ज़िंदगी चलती रहे, खर्चे चलते रहें। इसी उम्मीद के साथ वो बाज़ार में हैं। ये उम्मीद अपने आप में गलत नहीं है। लेकिन सारा का सारा पैसा जिस तरह से उन्होंने शेयरों में डाल दिया और अभी बाज़ार में जिस तरह से चाल पलटी है, तो ज़ाहिर तौर पे उनकी चिंताएँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इन्हें? अम, देखिए, पहली चीज़ की कोई एडवाइस के नेचर में तो मैं नहीं दे पाऊँगा, ना मुझे देना चाहिए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़, जो स्टेप लिया गया है, ये एक्सट्रीम स्टेप है, ये स्टेप ठीक नहीं है। दूसरी चीज़, एट दिस जंक्चर, जब आप 60 साल के हैं और मान लीजिए कि आज के तारीख में ना कोई नहीं चाहते हुए भी ढंग का आदमी है ना, तो 75 से 80 साल तो ऐसे ही जीता है, 85 साल भी जी जाता है। यहाँ से 25 साल जीने के लिए 60 लाख रुपए विथ ड्यू रिस्पेक्ट इनफ नहीं हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या लाइफ़स्टाइल है, आप कहाँ पे रहते हैं। पहली चीज़ कि आपकी सेविंग्स इनफ नहीं है। दूसरी चीज़, आपने उस सेविंग्स को गलत जगह लगा दिया है, नोइंग दैट आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है। मेरे हिसाब से आपके पास रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, और जब रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं हो, तो रिटर्न को चेज़ नहीं करते हैं, फिर सेफ्टी को चेज़ करते हैं और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप इस पोज़ीशन में नहीं हैं कि आप अपनी इनकम, मुझे नहीं पता आप कुछ काम करना चाहेंगे, आगे काम करके कुछ कमा इन्होंने जो सकते बताया हैं। था कि ये ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, लेकिन अब उसमें भी कमी आ रही है। बहुत सारे जो इनके ट्यूशन हैं, वो हाल में छूटे हैं। कोई पहले नौकरी करती थी, अब नौकरी नहीं करती हैं। तो करने की कोशिश क्या करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। देखिए, कुछ अगर ट्यूशन पढ़ाती हैं तो कम से कम इतना ज़रूर इनकम निकालने की कोशिश करें कि जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, वो वहाँ से कवर हो। अगर वो वहाँ से कवर हो पाएगा, तो ये जो आपका पैसा है, मेरे हिसाब से, मैं किसी भी तरह से इसको एडवाइस नहीं माना जाए, रिकमेंडेशन नहीं माना जाए। मेरे हिसाब से जो भी सिचुएशन है मेरे पोर्टफोलियो का, आई शुड विथड्रॉ दिस मनी एंड पुट इट इन सेफ प्लेस विदाउट एनी डाउट, विदाउट मिंसिंग वर्ड्स। फर्स्ट स्टेप, पैसे को सेव कीजिए। जो गया गया, जो स्टेप लिया आपने, उसका आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इस एज में मैं नहीं कह सकता कि आपके पास कोई ट्यूशन फी का कोई रास्ता है। साथ में आप थोड़ी-सी आपको तकलीफ होगी, लेकिन जो भी काम करके, अच्छा काम करके, जो भी आपकी एबिलिटी है, स्किल सेट है, चाहे वो ट्यूशन टीचर की ही क्यों ना हो, बहुत देखिए वो तो विद्या दान है ना, और बहुत रिस्पेक्ट का काम है, वो ज़रूर कीजिए। उससे एक अपना जो मंथली एक्सपेंस है, उतना रिकवर करने की कोशिश कीजिए। और नंबर 3, बट वेरी इम्पोर्टेंट, अपने कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे रखिए। और इसके बाद आप आगे बढ़िए और देखिए अगर ये थोड़ा-थोड़ा काम कर पाए तो, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एट द एज ऑफ 60 कि अपने जो अनफोर्सीन एक्सपेंसेस हैं, जो मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए आप रेडी रहें। और ध्यान रखें, कहीं न कहीं आपके पास सीनियर सिटीज़न हेल्थ प्लान होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। इवन एट द कॉस्ट मे बी लिटिल हाई, लेकिन उसको ज़रूर रखिएगा। आज की तारीख में मेडिकल सर्विसेज़ बहुत ही अनअफोर्डेबल होते जा रहे हैं। बिल्कुल। शोमेश, जो आपने समझाया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे मैं क्या डिराइव कर पा रहा हूँ कि आप 100% एग्ज़िट स्टॉक मार्केट से, इस तरह की बात कर रहे हैं। आम तौर पे धारणा यही है कि आप रिटायर हो गए हैं, 60 साल के पार चले गए हैं, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। वहाँ पर आपको अपनी सेफ्टी पे, और ख़ास करके इनकी सिचुएशन में, जहाँ पे इनके पास सेविंग्स नहीं है पर्याप्त, जहाँ पे इनके पास रेगुलर अर्निंग के सोर्स उस तरह के नहीं हैं, अ, एक एक्यूमुलेटेड एसेट नहीं है, और सारा कुछ इनका जो है वो मतलब वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है। सिंगल एसेट क्लास में, वो भी इक्विटी जैसे हाई रिस्क क्लास में इन्होंने अपना सारा पैसा लगा रखा है। तो उस हिसाब से आपकी चिंता और आपकी जो सलाह है, उसमें काफ़ी दम है। लेकिन साथ में आपने एक ज़िक्र किया कि आजकल जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीवन प्रत्याशा है, वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी 60 साल की हैं,
कौन जाने 20 साल, 25 साल या 30 साल अभी उन्हें और इस दुनिया में अपने खर्चे चलाने हैं। तो 20-30 साल के लिए तो इक्विटी को आम तौर पे मतलब हम कहते हैं हर तरह के उतार-चढ़ाव होंगे, हर तरह के झटके होंगे और उन सब के बीच भी 20-30 साल एक अच्छा लंबा पीरियड है, जिसमें आप इक्विटी से रिटर्न ले सकते हैं, बिना इस तरह के झटकों की चिंता किए हुए। अभी चिंता मुझे सिर्फ़ ये हो रही है इनके सारे कमेंट्स को देख कर के और इनकी बातों को सुन कर के कि इन्होंने 100% एक्सपोज़र शेयर मार्केट में लगा दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए ये इसको ट्रिम कर लें थोड़ा, मान लीजिए 50% कर दें। 50% पैसा अगर इन्होंने लगा दिया बैंक एफडी में वापस और 50% रहने दिया स्टॉक मार्केट में, वो भी अपने पोर्टफोलियो को वापस काफ़ी चुन कर के। इन्होंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उन सबको देखने का ना समय मिल पाया, ना उतनी हिम्मत हुई। लेकिन उनसे ये लगता है कि शायद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा फैला भी दिया है। तो वो मतलब इतने सारे नाम हैं जिसको वो ठीक से समझ भी नहीं पाएँगी और शायद ट्रैक भी नहीं कर पाएँगी। तो अपने पोर्टफोलियो को पहली चीज़ कि वो इक्विटी पोर्टफोलियो को आधा कर लें, बाकी आधा पैसा वो बैंक एफडी में वापस रखें, उसमें से कुछ इमरजेंसी फंड अपने सेविंग्स अकाउंट में भी रखे रहें, कभी किसी तरह की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से करके अगर वो अपने आधे हिस्से को, अपने आधी कैपिटल को स्टॉक मार्केट में बने रहने दें, क्योंकि सामने 20-30 साल कुछ भी हो सकते हैं। आप जो कह रहे हैं राजीव जी, थियोरेटिकली यही करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो भी मैं करता आया हूँ, उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है और जिस तरह की सेविंग्स हैं इनकी, इनके सामने, इनको एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं कोई फ़िलॉसफ़ी नहीं कह रहा। जो मुश्किल है मिलना, इनको एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है, जो एडवाइज़र ना हो, क्योंकि एडवाइज़र उस फ़ील्ड के साथ शायद आपको नहीं लेके जा पाए, जो आपको लेके जाने की ज़रूरत है। इनको एक ऐसे गाइड की ज़रूरत है, जो उनको एक पिता की तरह लेके जाए। आप इस पॉइंट को समझ पाएँगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने काम किया है, मैं वो समझा रहा हूँ, इनको एडवाइज़र की ज़रूरत नहीं है, एडवाइज़र इनको आगे नहीं लेके जा पाएगा। एडवाइज़र का कहीं न कहीं एक मोटिव अलग रहेगा। इनको जो गाइड चाहिए, वो गाइड अलग चाहिए, वो अभी नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। बहुत अगर करना चाहें तो थोड़ा-सा पैसा इंडेक्स फंड में लगा के रखिए। इसके अलावा कोई डायरेक्ट इक्विटी मत कीजिए। ये मार्केट सिर्फ़ स्टॉक का प्ले नहीं है, आपका पूरा दिमाग इमोशंस का प्ले है और इमोशंस ऐसे जगह आपको जाके हिट करता है जब आपका डिसीजन गलत हो जाता है। लास्ट समय पे जब आपको कोई हाथ पकड़ने वाला होता है ना क्लिफ, तब आपके हाथ से छूटती है, लेकिन वो पता नहीं चलता है। इनको ऐसा गाइड नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मैं भी एक गलत एडवाइज़र हूँ, चाहे जो कह सकते हैं आप। इनको एडवाइज़र की जी। ज़रूरत नहीं है। इनको एक ऐसे स इंसान की ज़रूरत है, जो इनको हाथ पकड़ के लेके आगे जाए, क्योंकि जो मेंटल स्टेट मैं समझ पा रहा हूँ, इस मेंटल स्टेट में डिसीज़न्स गलत होंगे। मैं जो काम करता हूँ ना, मेरे क्लाइंट्स को एक बहुत क्लियर सारे क्लाइंट्स को बहुत क्लियर कम्युनिकेशन है। आप मेरे से सवाल पूछेंगे, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ड्यूटी बाउंड हूँ, लेकिन डिसीज़न को आप मेरे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। जिस दिन आप मेरे डिसीज़न को इन्फ्लुएंस करेंगे, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि बहुत दिमाग शांत होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए, अदरवाइज़ फैसले गलत पे गलत पे गलत होते जाएँगे और सब खत्म हो जाता है। सही फैसला लेने के लिए आपका दिमाग काबू में रहना चाहिए, सारे फैसले सही होंगे और वो तब सही होते हैं जब आपकी सिचुएशन सही हो। सिचुएशंस इस समय आपके सही नहीं हैं, हर तरफ से आपकी सेविंग्स इतनी ही है कि आप हैंड टू माउथ हैं। अभी यहाँ पे आपको रनिंग एक्सपेंसेस लेके आने हैं। वो लेके आइए और जिस दिन आप स्टेबल हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरा साल के खर्चे पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, फिर बात करते हैं कि 60 लाख को इक्विटी में कैसे लेके आना है या कितना लेके आना है। पहले अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए, स्टेबिलिटी के बाद ही इक्विटी लाइए, उसके पहले मत लाइए। जी, यहाँ पर एक रिस्क है, ये सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए भी शायद अ, उतना ही इम्पोर्टेंट होगा इस चीज़ को समझना कि भई स्टॉक मार्केट में उम्र के दूसरे पड़ाव में जब आप पहुँच रहे हैं, तो फिर कैसे स्टॉक मार्केट को समझना है, कैसे देखना है। दूसरा रिस्क ये है कि मान लीजिए सारा पैसा वापस निकाल के एफडी में डाल दिया, तो उसपे कितना मिलेगा? 6% 7% सीनियर सिटीज़न अभी वो सुपर सीनियर सिटीज़न होते हैं तब आपको 7.5 के आस-पास शायद मिलता है, नहीं तो आपको वही 7% के आस-पास मिलना चाहिए इस समय लगभग, थोड़ा कम नहीं, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। तो इतने रिटर्न पे 7% पे आपकी मतलब जो एक इन्फ्लेशन बीटिंग
रिटर्न आपको हमेशा चाहिए होता है, वो तो नहीं मिलने वाला है। क्योंकि असली खर्चे जो ज़िंदगी के होते हैं, वो हमारे रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा तेज़ी से भागते रहते हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकली ये सारी बातें सही है जी, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी में नुकसान ज़्यादा होगा। जो इनको नुकसान दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा होगा। तो इन वांट ऑफ गोइंग फॉर हायर रिटर्न, लॉसेस बढ़ेंगे। जी। अप्रोच को चेंज करना होगा। अप्रोच वन स्टेप आफ्टर अनदर। पहला अप्रोच तो आपको क्या लेना है कि एक आपको दूसरा अप्रोच जी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन क्या इसका, चूँकि आपने वो पहले ही बताया है कि इंडेक्स फंड की तरफ जाना चाहिए, तो क्या ये एक पोटेंशियल रास्ता हो सकता है कि आप आधा पैसा वापस बैंक एफडी में डाल दीजिए और जो आधा पैसा बचता है या आधे से कुछ कम, आप आधे से ज़्यादा पैसा वापस बैंक एफडी में डालिए, कुछ पैसा जो शेयर बाज़ार में ज़्यादा रिटर्न के लिए आपको चाहिए वहाँ लगा के रखना। उसके लिए आप मान लीजिए 15 लाख ही छोड़ते हैं या 20 लाख ही छोड़ते हैं या 30 लाख छोड़ते हैं, वो ये तय करें खुद ही। लेकिन उस पैसे को फिर वो एक निफ्टी का या सेंसेक्स का एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले लिया, एक मिड कैप इंडेक्स फंड ले लिया और एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ले लिया, इन तीनों में लगा करके छोड़ दिया, जिसको बार-बार आपको देखना नहीं है और उसमें से एक एसटीपी कर लें, सॉरी एसडब्ल्यूपी कर लें, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान, जिससे इनको हर महीने कुछ पैसे वापस मिलते रहें, जिससे इनका खर्चा चलता रहे। बाकी वो ट्यूशन वगैरह करके जो कमाएँ सो कमाएँ। कोई बुराई नहीं है इसमें। उसमें 12 से 14% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर इन्होंने भी 15 से 20% 15-20% की एक्सपेक्टेशन है, 15-20% की उम्मीद रखी है, तो बहुत ज़्यादा इनको उससे डेविएट नहीं होना पड़ेगा, थोड़ी-सी अपनी उम्मीदें हल्की करनी पड़ेंगी बस। मैं फिर यही कहूँगा राजीव, ये मेथड बहुत सही है। लेकिन पहले मान लीजिए कुछ डैमेज हो गया ना, तो उसके रिपेयर का एक तरीका होता है। रिपेयर में वन स्टेप पहले लीजिए। पहले रिपेयर में अपने प्रोसेस को डिफाइन कीजिए कि मुझे क्या काम करना है। मुझे 3 काम करने हैं, जिसमें तीनों में सबसे पहला काम है कि मुझे अपने कॉस्ट को कट करके एक बेसिक लेवल पे लाना है, कितना मैं उसको ले सकता हूँ। दूसरा मुझे काम करना है कि मुझे अपने रनिंग एक्सपेंसेस के लिए अपने सेविंग से डिपेंड नहीं होना है, उसके लिए जो मेहनत करनी है मुझे करना है। ये दोनों काम पहले कर लीजिए और उसके बाद फिर अपने इन्वेस्टमेंट को डिसाइड कीजिए कि इसमें से कितना रिस्क पे डालना, आधा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स फंड में ही डालना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एकदम कंज़र्वेटिव अप्रोच ही आपको इक्विटी में लेना है। और इंडेक्स फंड में आपको 12 से 14% के ऊपर का सीएजीआर इस लेवल से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 15 से 20% मिल जाए, भाग्य आपका। उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला पीस है, ये मेरे हिसाब से तीसरा स्टेप रहेगा, पहला स्टेप तो नहीं रहेगा। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन में मैं तो उनके तरफ जाके सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, जो बेस्ट अप्रोच हो। मैंने हमेशा देखा है, जितने भी फंड उड़े हैं राजीव जी, जितने भी फंड उड़े हैं, जितने भी ब्रोकर उड़े हैं, आप इतिहास उनका उठा के, डेटा उठा के देख लीजिए, सिर्फ़ इसलिए कि वो स्ट्रेस में काम करते थे। एक लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा, दूसरे को करने के लिए उससे बड़ा तीसरा। 25 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री में। इसके अलावा और कोई रीज़न बताइए लॉस होने का। प्रॉफ़िट अगर एक बार हो गया ना, प्रॉफ़िट पे खेलना और कैपिटल खोना, दोनों का जो मेंटल बैलेंस है ना, बहुत डिफरेंट होता है। अभी ये लॉस में है, अभी आपके पास हैंड टू माउथ सिचुएशन है, आपके पास अपने खर्च चलाने की स्थिति नहीं है। अभी फैसले सही नहीं होंगे। वो आप कितनी कोशिश करके देख लें, आप मुझसे कितना भी बुलवा लें, मैं अपने पूरे जी। एक्सपीरियंस में कहता हूँ, फैसले गलत पे गलत होते जाएँगे। आप अपने को एक बार स्टेबल कर लीजिए, फिर आपको चमत्कार होता हुआ दिखेगा, मैं कह रहा हूँ। खाली एक बार स्टेबल कर लीजिए अपने आप को। जी। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कि आपको पहली चीज़, ये इक्विटी 100% एक्सपोज़र, मतलब सारा पैसा आपने शेयर बाज़ार में डाल रखा है, ये तो बिल्कुल मतलब आपके लिए सही नहीं है। ये साफ-साफ शोमेश बता रहे हैं आपको। एक बार के लिए आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए, अपनी स्थिति को, अपनी फाइनेंशियल्स को थोड़ा-सा स्थिरता में आने दीजिए। उसके बाद आप वापस शेयर मार्केट में आएँ तो पूरा का पूरा पैसा लेकर के नहीं आएँ, अपने पास जितनी पूँजी है उसका एक छोटा हिस्सा लेकर के आएँ और उसको भी ये इस तरह के इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं डालना है, आपको इंडेक्स फंड चुनने हैं और आप उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई करना चाहें तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इस तरह के 3 तरह के इंडेक्स फंड आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस के आप लेकर के अगर रखें, तो वो ठीक रहेगा। उसमें आप ये भी डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं कि आप तीनों के अलग-अलग म्यूचुअल फंड हाउस चुन लें। लार्ज कैप के लिए अलग, मिड कैप के लिए अलग और स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के लिए अलग। और इस तरह से अपने पैसे को लगा के रखें।
लेकिन फ़िलहाल आपको एक बार को अपने लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता जो है अपनी ज़िंदगी में वापस लाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए।